हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल एसटीआर एकेडमी पर, जहां पर हम बीएससी के सभी सेमेस्टरों के लिए जूलॉजी और बॉटनी पढ़ते हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हमने फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन में स्ट्रक्चर ऑफ लंग, स्ट्रक्चर ऑफ अल्विलाई से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके कैसे ब्लड वेसल्स में जाता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। उसके पहले हम लोगों ने इंस्पायरेशन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। हमने प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्सरी ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बारे में पढ़ा। रिस्पायरेटरी कंडक्शन जोन के बारे में पढ़ा और फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, अल्वियोलर डक्ट और अल्विलाई और कुछ की पॉइंट्स पढ़े। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दोनों लंग्स के पास थोरेसिक केज होता है, जो कि बना होता है डॉर्सल वाल से, वेंट्रल वाल से, पोस्टीरियर वाल से, एंटीरियर वाल से और लेटरल वाल से। लेकिन मैं आप लोगों को ये नहीं बता पाया, उस लेक्चर में ये चीज़ मिस हो गई कि जो डॉर्सल वाल है, जो वेंट्रल वाल है, जो एंटीरियर वाल है, जो पोस्टीरियर वाल है या फिर जो लेटरल वाल है, वो किन चीज़ों से बनी होती है। तो इस लेक्चर में आप लोग ये देख लीजिए कि डॉर्सल वाल किससे बनी होती है। डॉर्सल वाल मेड अप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। जो डॉर्सल वाल होती है वो वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स से बनी होती है। वेंट्रल वाल किससे मेड अप ऑफ स्टर्नम एंड रिब्स। एंटीरियर वाल क्या है, क्लेविट्स से मिलकर बनी होती है। क्लेविट्स क्या होता है, जो शोल्डर से ऊपर की ओर, सबसे ऊपर की ओर रिब होती है, उसे क्या कहते हैं, क्लेविट्स कहते हैं, जो गले के ठीक नीचे होती है। पोस्टीरियर वाल में क्या कहेंगे, ये डायफ्राम से मिलकर बना होता है। और लेटरल वाल क्या होती है, रिब्स की ही की ओर बनी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन। क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन में क्या होता है कि सबसे पहले इंस्पायरेशन के लिए प्रेशर इनसाइड द लंग मस्ट बी नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट। मतलब ये कि अगर हमें इंस्पायरेशन करना है तो हमारे लंग का प्रेशर जो है वो हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इंस्पायरेशन की मैकेनिज्म में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होती है वो सबसे पहले क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज ऑन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो वॉल्यूम है वो डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस में क्या करेगा, बढ़ेगा। डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई हायर ऑर्गेनिज्म जिस साइड मुड़ सकता है वो उसका क्या होता है, वेंट्रल रीजन होता है, और उसके पीछे का रीजन क्या होता है, डॉर्सल रीजन होता है। जैसे हमारे हाथ को देखा जाए तो ये आगे वाला रीजन, इस तरफ मेरा हाथ मुड़ सकता है तो ये वेंट्रल रीजन होगा, और इसके पीछे ये क्या होगा, डॉर्सल रीजन होगा। तो अगर हम इंस्पायरेशन करते हैं तो क्या होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डॉर्सल और वेंट्रली बढ़ेगा। मतलब कि इस तरह क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, डायाफ्राम मसल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज ऑन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। उसके बाद जब डायाफ्राम मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होगा क्या होगा, वो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, आप लोग देखिए, एंटीरियर एंड क्या होता है, ऊपर वाला, और पोस्टीरियर क्या होता है, नीचे वाला। तो जो हमारा लंग होगा इस तरह क्या करेगा, इस तरह उसकी कैविटी में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और उसमें वॉल्यूम क्या होगा, इस तरह इंक्रीज करेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म में सबसे पहले होना चाहिए कि जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 atm से ज़्यादा होना चाहिए। यानी इन्वायरमेंटल प्रेशर से अगर पल्मोनरी कैविटी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो लंग्स में एयर है वो क्या होगी, बाहर आएगी। एक्सपायरेशन के लिए एयर का बाहर आना जरूरी है, और जब तक लंग्स का प्रेशर एनवायरमेंट के प्रेशर से ज़्यादा नहीं होगा तब तक क्या होगी, एयर बाहर नहीं आएगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन में EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल भी रिलैक्स हो जाती है।
डायफ्राम मसल भी रिलैक्स रहती है और जो एब्डोमिनल मसल होती है वो पहले से ही रिलैक्स होती है। यानी इन चारों मसल के रिलैक्स होने से पहले एब्डोमिनल मसल क्या रहती है, रिलैक्स रहती है। तो एक्सपायरेशन के लिए सबसे मैंडेटरी कंडीशन ये है कि जो हमारे ये इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो हमारे लंग्स का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, 1 atm से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमारे लंग्स से एयर क्या होगी, बाहर आएगी। जब ये सारी मसल रिलैक्स करेंगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, जब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा तो जो हमारे लंग के अंदर प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी वॉल्यूम ओवरऑल वॉल्यूम होता है हमारे लंग का, जो कि क्या होता है, देयर आर 4 टाइप ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम्स। हमारे लंग में 4 टाइप्स के पल्मोनरी वॉल्यूम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं। पहला क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम, टीवी कहते हैं जिसे। दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। तीसरा होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV। और चौथा होता है रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV। अब हम बारी बारी से टाइडल वॉल्यूम, ERV, IRV, ERV, RV इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम यानी टीवी। The volume of the air expired or inspired in the normal breathing is called as tidal volume। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि जब चाहे हम नॉर्मली एक्सपायर करें या नॉर्मली इंस्पायर करें, सांस को अंदर खींचें या फिर बाहर निकालें, तब जो वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम हमारे लंग्स में होता है उसे क्या कहा जाता है, टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। हम अगर नॉर्मली सांस लेते हैं तो क्या होता है, लगभग 500 ml एयर हमारे लंग्स में जाती है या फिर बाहर निकलती है। एक नॉर्मल ह्यूमन 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। 1 मिनट में कितनी बार, 12 से 16 टाइम्स इन 1 मिनट। तो अगर हम देखें कि अगर एक बार में का टाइडल वॉल्यूम, एक बार का टाइडल वॉल्यूम 500 ml है, तो लगभग 12 बार करने पर, 12 × 500 करने पर लगभग 6000 क्या होगा, 6000 ml पर मिनट क्या करते हैं हम लोग, एयर को एक्सपायर या फिर इंस्पायर करते हैं। मतलब ये कि लगभग 6 लीटर एयर हम 1 मिनट में एक्सपायर या फिर इंस्पायर करते हैं। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो दूसरा है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्स्ट्रा देन द टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली नोन एज IRV। IRV क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का वॉल्यूम है एक्स्ट्रा देन द टाइडल वॉल्यूम, यानी कि टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड फोर्सफुली, जो हम फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हैं, यानी कि सांस हम फोर्सफुली जो भी खींच सकते हैं टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा, उसे क्या कहा जाता है, IRV कहा जाता है, यानी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, 2500 से 3000 ml के बीच होता है। मतलब कि अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर करें तो हम 2500 से 3000 ml एयर ओवर एक्सपायर कर सकते हैं टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा। नंबर 3 है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्स्ट्रा देन द टाइडल वॉल्यूम दैट कैन बी एक्सपायर्ड आउट फोर्सफुली नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो ERV होता है वो क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा एयर होती है जो हम फोर्सफुली क्या कर सकते हैं, एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर हम फोर्सफुली एयर को बाहर निकालें तो जितनी एयर हम बाहर निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा, वो क्या होती है, ERV होती है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। ERV का वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मली 1000 ml से 1100 ml यानी 1000 ml से 1100 ml के आसपास होता है। रेजिडुअल वॉल्यूम RV, the air which is left in the lung and cannot be expelled even by forceful expiration is called as residual volume। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, आप देख सकते हैं कि
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 2500 से 3000 के आसपास ml के आसपास था, लेकिन ERV क्या है 1000 से 1100 ml के आसपास है। यानी कि लगभग कुछ एयर का वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में क्या होता है नॉर्मली रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। उसे हम कितना भी फोर्सफुली एक्सपायर करें बाहर नहीं निकाल सकते हैं। आरबी यानी रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है लगभग 1200 ml यानी 1200 ml के आसपास होता है। पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटी क्या होती है, जो लंग्स की टोटल कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं। लंग्स की एयर को रखने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी कहते हैं। नॉर्मली वी कंसीडर 5 टाइप्स ऑफ कैपेसिटी। हम पल्मोनरी कैपेसिटी में 5 टाइप की कैपेसिटी को नॉर्मली कंसीडर करते हैं। इसमें पहली कैपेसिटी क्या है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, हम कितनी सांस ले सकते हैं। नंबर 2 एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, नंबर 3 फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नंबर 4 वाइटल कैपेसिटी और नंबर 5 यानी टोटल कैपेसिटी। हमारे लंग्स की कुल कैपेसिटी कितनी है वो टोटल कैपेसिटी। पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आखिर हमारी सांस खींचने की कैपेसिटी कितनी है उससे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पता चलती है। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 500 ml क्या करते हैं ब्रीथ कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। और अगर हम फोर्सफुली ब्रीदिंग यानी कि फोर्सफुली हम इंस्पायर करें यानी सांस को खींचें तो क्या होगा IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी 2500 से 3000 ml हम क्या कर सकते हैं और खींच सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml और जो IRV होता है वो कितना होता है लगभग 2500 यानी कि 5। तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी IC की 500 प्लस ये 3000 से 3500। ऐसे ही आगे देखेंगे तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, इसमें भी हम हमारी जो कैपेसिटी है एक्सपायर करने की उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली अगर नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्सपायर करें तो क्या टाइडल वॉल्यूम यानी 500 ml नॉर्मली एक्सपायर कर देते हैं, और अगर फोर्सफुली एक्सपायर करें तो ERV यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जितना क्या कर सकते हैं और एक्सपायर कर सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml और जो ERV होता है वो लगभग 1100 ml के आसपास होता है। तो अगर 1100 ml हम एक्सपायर कर दें तो EV क्या होगा लगभग 1600 ml आएगा। थर्ड क्या है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, द वॉल्यूम ऑफ द एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ द एयर मतलब एयर का वॉल्यूम लेफ्ट इन लंग, लंग में बचा रह जाता है आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। जब हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं एयर बाहर निकालते हैं, जो हमारे लंग में क्या होता है एयर का वॉल्यूम बच जाता है उसे क्या कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। अगर हमने फोर्सफुली इंस्पायर किया हुआ है एयर को तो क्या होगा हमारे अंदर फोर्सफुली टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों एक साथ क्या हुआ होगा इकट्ठा हुआ होगा। हमारे लंग्स के भीतर टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इकट्ठा हुआ होगा। और जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो हमारे अंदर पहले से होगा, इसीलिए जो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी है वो क्या होगी ERV प्लस RV। मतलब ये कि अगर हम नॉर्मली एक्सपायर करेंगे तो केवल टाइडल वॉल्यूम ही यहाँ से निकलेगा और जो ERV यानी फोर्सफुली एक्सपायर करने वाला वॉल्यूम है वो भी बचा रह जाएगा, और जो लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम होता है यानी कि जो हमेशा नॉर्मली बचा रहता है वो दोनों वॉल्यूम बचे रह जाएंगे। ERV कितना होता है लगभग 1100 ml के आसपास और जो RV होता है ये भी 1200 ml के आसपास होता है। तो फंक्शनल जो रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी होगी वो लगभग 2300 के आसपास ml के आसपास होगी। ऐसे ही वाइटल कैपेसिटी है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन
the maximum air that can be inspired, the overall capacity expired and inspired called vital capacity। अगर हम फोर्सफुली क्या कर दें, एक्सपायरेशन कर दें, उसके बाद हम फिर क्या करें, एयर को इंस्पायर करें, तो क्या होगा, जो टोटल कैपेसिटी आएगी, यानी कि जो एक्सपायर करने की भी कैपेसिटी और इंस्पायर करने की भी कैपेसिटी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, वाइटल कैपेसिटी कहेंगे। तो हम अगर फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ERB, प्लस अगर हम फोर्सफुली इंस्पायर भी करेंगे तो क्या होगा, IRB, प्लस और हम नॉर्मल ब्रीदिंग में तो हमेशा टाइडल बैलून क्या करते हैं, इंस्पायर करते ही हैं, इंस्पायर एक्सपायर करते हैं। तो ये क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी। ERB कितना होता है, लगभग 1100 ml। IRB कितना होता है, 2500 से 3000 ml। और टाइडल बैलून क्या होता है, लगभग 500 ml। तो कुल मिला के कितनी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी आएगी, 3000 और 500 या 3500, और यहाँ पर लगभग 4400 ml के आसपास क्या आएगी, वाइटल कैपेसिटी आएगी। टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या लेते हैं, TB यानी टाइडल बैलून। टाइडल बैलून हमने ले लिया, उसके बाद अगर हम फोर्सफुल क्या करेंगे, इंस्पायर करेंगे तो IRB भी आ जाएगा। फोर्सफुली इंस्पायर करेंगे तो IRB आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो ERB भी आ जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे लंग में रेजिडुअल बैलून क्या होता है, हमेशा बना रहता है, तो RBA से बना रहेगा, और ये सारा क्या हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं टाइडल बैलून कितना होता है, 500 ml। IRB कितना होता है, लगभग 3000 ml। 2500 से 3000 मान लेते हैं। और यहाँ पर ERB कितना होगा, 1100 ml। और RB क्या होता है, 1200 ml। तो टोटल यहाँ इसे क्या कहेंगे, TC, टोटल कैपेसिटी। ये 500 ml प्लस 3000 ml प्लस 1100 ml फिर 1200 ml बराबर क्या हो जाएगा, कुल मिला के 500, 3500, 1100, 4400, फिर 1200 जोड़ेंगे उसमें तो क्या हो जाएगा, लगभग 5800 ml, यानी कि 6 लीटर के क्या हो रहा है, आसपास आ रहा है लीटर। यानी कि हमारी टोटल लंग की कैपेसिटी क्या होती है, 6 लीटर एयर रखने की होती है। आज के लेक्चर में हमने मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्सपायरेशन, उसके बाद फिर पल्मोनरी बैलून, पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ा है। इसके अगले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन का परिचय दूंगा, क्योंकि डबल सर्कुलेशन बिना पढ़े, बिना इंट्रोडक्शन पढ़े ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस समझ पाना, यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को डबल सर्कुलेशन के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाल्डेन इफेक्ट पढ़ेंगे, बोर इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन एल्वुलाई से लेकर सेल्स के पास जाती है, और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से होते हुए एल्वुलाई यानी लंग्स में आती है। इन सभी चीज़ों का पूरा मैकेनिज्म हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।